A very good morning student, this is Nalini Singh and today we are going to start chapter 4 which name is business service. So in previous video we already have learned about aids of trade and auxiliaries of trade which helps to business for giving facilities. So in this chapter we are going to learn services like banking, insurance, transport, advertisement, warehousing, all these services which already we have learned. So if we are talking about the business service, so service refers to those economic activity which are offered to business men and public in general against some predetermined remuneration. The existence of business depend the existence of these subsidiary service: transport, communication, banking, insurance, warehousing, advertisement, etc. So जितनी भी ये है, these are the subsidiary service जो इसका पहले से ही remuneration fixed होता है कि कितना उन्हें अपनी सर्विस के बदले लेना है, राइट। और ये बिज़नेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी को सर्विस प्रोवाइड करती है जिसके बदले ये अपना कमीशन या फिर प्रॉफिट जो भी हो उस बेसिस पे पैसे लेती हैं, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस सेक्टर्स को क्लासिफाइड किया गया है। सो यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, वेयर हाउसिंग है। तो बैंकिंग में जितने भी कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, रूरल्स बैंक्स आते हैं वो, इंश्योरेंस जो देयर इज मैनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस तो वो सारे मेंशन है। उसके बाद कम्युनिकेशन के जो भी सोर्सेज है, पोस्टल, कोरियर, ईमेल, फैक्स, इंटरनेट, एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग विच इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउस लाइक प्राइवेट, पब्लिक, बॉन्डेड, एक्सेट्रा। सो लेट इज स्टार्ट विद द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर्स। जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती है, व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट, राइट। सो इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो अभी आपको पता है बिज़नेस का एरिया काफ़ी ज़्यादा वाइड है। कंज्यूमर तक हमें प्रोडक्शन को पहुंचाने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स को चैनल रहता है, उसको पार करके हमें कंज्यूमर तक पहुंचना होता है। तो ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो उसके लिए हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है उसकी बात करते हैं, राइट। सो द ट्रांसपोर्ट इज़ वो क्या करता है, एक किसी भी जो प्रोडक्शन होता है किसी भी डिफरेंट एरिया, डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट जगह पे ले जाने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कोई एजेंसी हमें सर्विस प्रोवाइड करती है जिसके बदले वो अपना रेम्यूनरेशन लेती है। अब यहाँ पे एरिया वाइज पे हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। अगर लोकल एरिया है तो हम बस, ट्रक इस तरह का यूज़ करते हैं, है ना। और अगर कहीं दूर जाना है तो हम एयर या वाटर सरफेस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो देयर इज़ ए कैटेगरी 3 सरफेस, मतलब रोड पे, जैसे फॉर एग्जांपल बस, टेम्पू, मोटर, ट्रक, रेलवे। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पे कार्गो शिप्स, ऑयल टैंकर, स्टीमर, इन सब का यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्टिंग। नाउ एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एयरप्लेन्स, air cargo ships, all these are the sources of air transport. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन। सो अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है फॉर द इन्फॉर्मेशन कि हमें क्या ऑर्डर करना है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई करना है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा ईजी बना देती है, राइट। सो यहाँ पे देयर इज़ अ डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस लाइक टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, एक्सेट्रा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द बिजनेस फॉर परचेजिंग और सेलिंग, राइट। नेक्स्ट है बैंकिंग। व्हाट वाज द वर्क ऑफ बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या करता है, अब कैश ट्रांजैक्शन अगर हम कर रहे हैं, कहीं हम पैसे लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो हो सकता है कि चोरी हो जाए या कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए, राइट। तो उस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आज के डेट में हम बैंक, चेक, डीडी इस तरह की का यूज़ कर सकते हैं ना। तो बैंकिंग इस तरह से हेल्प करती है, साथ ही हमें लोन देने के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नाउ वी टॉक अबाउट द इंश्योरेंस क्या करते हैं बिजनेस में। आपको पता है शुरू चैप्टर से ही हम पढ़ रहे हैं, बिजनेस में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा। अब हम उसको पूरी तरह से अपने बिजनेस से हटा नहीं सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट हम उसे कुछ स्टेप्स के थ्रू कम कर सकते हैं। वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। तो हम अपने जगह का या फिर किसी भी बिजनेस का हम कुछ रिस्क से बचाने के लिए इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस का भी इम्पोर्टेंस हो गया। उसके बाद पैकिंग।
जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, डिस्ट्रॉय ना हो, ख़राब ना हो, उसके बारे में सारी जानकारी हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, पैकिंग। तो पैकिंग के लिए समटाइम्स हम किसी एजेंसी की हेल्प लेते हैं अपने खुद में ना करने के लिए। जैसे बड़े लार्ज प्रोडक्शन हाउस में क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं जिससे के लिए वो इस पर्टिकुलर काम के लिए किसी एजेंसी को रखते हैं या उन्हें ये काम देते हैं। उसके बाद वेयर हाउसिंग आप सबको पता है कि जब हमारा एक्स्ट्रा जो भी स्टोरेज होता है, जो डिमांड आने वाली है, उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं, जिसके लिए हम वेयर हाउस का यूज़ करते हैं, अपने स्टॉक को वेयर हाउस में रखते हैं, जिससे कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो सेफ्टी से लॉन्ग टर्म तक रहता है। सम टाइम ऐसा होता है, कुछ सीजनल चीज़ें होती है जो सीज़न में ही पर्टिकुलर बनती है और पूरे साल बिकती है, तो ऐसी चीज़ों को भी हम वेयर हाउस में ही रखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट से क्या होता है कि आप कंपटीशन में बने रहते हो, आपके प्रोडक्ट की लोगों को जानकारी मिलती है, लोग उससे अवेयर होते हैं, उसका यूज़ कैसे करना है, ये सारी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ वो कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये एक तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर द सेलिंग। तो जितनी भी थी ये बिज़नेस सर्विस के अगर टाइप्स में ये सारे हैं, क्लासिफाइड हैं, और उसकी नीड्स क्या क्या है। ये जितने भी सर्विसेज हैं हर किसी की पर्टिकुलर अलग अलग नीड है, ठीक है। उसके बाद अदर में हम अगर बात करें तो प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ग्रेडिंग होती है, मार्किंग होती है, एजेंसी हाउस में से रखा जाता है, ये सारी चीज़ें होती है, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज नेचर एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। यहाँ पे हम बिजनेस सर्विस की बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल सर्विस। जब हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो हमें एक लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, राइट। तो ये कैपिटल ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास पूरी सफिशिएंट कैपिटल हो, समटाइम हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो अब सोसाइटी में कई तरह की ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाई गई है, बैंक है, जो कि हमें फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले वो अपना इंटरेस्ट लेते हैं, राइट। तो ऐसे कई सारे टाइप्स के फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो देयर इज financial institution play an important role in auxiliaries to trade. These institutions provide services in the business world such as the deposit, insurance, lease financing, hire purchase, installment, credit, brokerage, stock holding, underwriting, discounting, rediscounting। इस तरह की सर्विसेज हमें फाइनेंशियल सर्विस के थ्रू प्रोवाइड होती है। तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट विच इज़ डिपॉजिट ऑफ इंश्योरेंस। इसका क्या मतलब है, अगर हमने बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपना कुछ कैश जमा करके रखा है, डिपॉजिट किया हुआ है, तो अगर हमें लगता है कि हम रिस्क पे हैं, वो कैश हमारा रिस्क पे है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो डिपॉजिट अमाउंट है उसके लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। उस इंश्योरेंस कराने से हमें क्या होता है, हम उसका प्रीमियम पेड करते हैं, जिसके बदले ये रिस्क ख़त्म हो जाता है। अगर किसी तरह का रिस्क या लॉस हमें होता है तो ये इंश्योरेंस जो हमने कराया है उसके थ्रू हमें हमारा डिपॉजिट मिल जाएगा। तो ये बैंक की तरफ से अगर कोई फेलियर होता है तब इस तरह का लॉस होता है, जिससे कि ये हमें इंश्योरेंस कराने पे हमें बैंक पेड करती है, राइट। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है विच इज़ बिल डिस्काउंटिंग। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। So discounting of a bill is use of financial and commercial transaction by raising a bill of exchange। बिल डिस्काउंटिंग या बिल ऑफ एक्सचेंज को आप कैसे समझ सकते हैं, आप ये समझिए, सपोज़ मैं आपसे कुछ उधार में रॉ मटेरियल लेती हूँ, राइट। और मैं अब आपको, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आपको क्या बोलती हूँ कि आपको मैं बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब आपको एक बिल दूंगी जो कि एज अ प्रूफ काम करेगा, और उसमें मैं आपको लिख के दूंगी कि इतने अमाउंट का पैसा मैं आपको 3 महीने में इस तारीख को पेड करती हूँ, राइट। ये अब मैं आपको दे दूंगी, अब मुझे 3 महीने बाद आपको पेड करना है, अंडरस्टैंड। तो सपोज़ अगर उस 3 महीने से पहले अगर आपको किसी तरह के पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो जो बिल डिस्काउंटिंग या बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको लेकर आप बैंक जाओगे और वो वहाँ पे जमा कर दोगे, और बैंक से आप पैसे ले लोगे। अब बैंक ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि बैंक जैसे अगर आपका 3,000 है तो वो आपको 2700 देगी, बचा जो है वो इंटरेस्ट के तौर पे खुद पे रखेगी। तो आपको पैसे की ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाएगी, लाइक आपको 3,000 में 2700 मिल जाएंगे। अब मेरा क्या काम है, आपको पैसे मिल गए, आपका काम ख़त्म। अब वो 300 आपको रिटर्न नहीं होना है, ठीक है।
अब मैं 3 महीने बाद जब जाऊँगी तो वो बैंक के पास जाऊँगी, तो अब मैं बैंक को पूरे 3000 दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेड कर दिया 3 महीने बाद, आपको पैसे की ज़रूरत थी, आपने ले लिया, लेकिन बैंक को क्या फ़ायदा हुआ, वो 300 का फ़ायदा हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल ऑफ डिस्काउंटिंग पे। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी बिल डिस्काउंटिंग में बैंक हमें प्रोवाइड करती है, या फिर फाइनेंशियल या कमर्शियल सर्विसेज जो भी हमें देते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच इज़ लीज़ फाइनेंसिंग। लीज़ फाइनेंसिंग क्या होता है, हमको लीज़ पर हमको पैसे देते हैं फॉर द परचेजिंग फिक्स एसेट्स। तो ये बैंक या कमर्शियल बैंक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि हमको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमें अपने इस तरह की ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए हेल्पफुल होता है, स्मॉल या मीडियम बिजनेस के लिए, जिसके लिए वो क्या करते हैं, अपने बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, मॉडर्नाइजेशन करते हैं अपने बिज़नेस का। तो उसके लिए ये इंस्टीट्यूशंस हेल्पफुल होती हैं। किस तरह से, अगर हमको फिक्स एसेट्स खरीदना है तो वो हमें लीज़ पर फाइनेंशियली सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम उन्हें विद द इंटरेस्ट पेड कर देंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। व्हाट इज़ द हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट? आपने कभी इंस्टॉलमेंट क्रेडिट के बारे में सुना होगा, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट बोथ आर डिफरेंट। तो EMI सुना होगा, हम जैसे अपने घर के लिए ख़रीदते हैं टीवी, तो हमने कुछ इंस्टॉलमेंट में ख़रीदा, राइट। तो उसकी 3 इंस्टॉलमेंट है। जब हमने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी तो उस टीवी के मालिक हम हुए। अब वो टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट को पेड करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। यहाँ पे ये समझने वाली बात ये है कि हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही उस टीवी के मालिक हो गए, राइट। अब हायर परचेज़ की बात करते हैं। तो हायर परचेज़ बड़े बड़े बिजनेस में हायर परचेजिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये बैंक हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है या फिर कोई कंपनी हमें देती है। तो अब हायर परचेज़ में जैसे हमने किसी हायर अमाउंट का कोई मशीन ख़रीदा, तो इसमें क्या होता है, जो बायर है उसने परचेज़ किया, उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी, बट इस केस में क्या होता है, जब तक वो अपनी फाइनल मतलब लास्ट 3rd इंस्टॉलमेंट पूरी पेड नहीं कर देता है, मतलब जो भी उस परचेज प्रोडक्ट का अमाउंट है, जब तक वो पूरी पेड नहीं कर देता तब तक उस प्रोडक्ट का मालिक नहीं होता है, ठीक है। अगर वो बीच में अगर इसका पेमेंट नहीं करता है तो बैंक क्या करती है, वो उसको बेचकर अपना पैसा वापस ले लेती है। तो यहाँ पे हायर परचेज में जब आप पूरा पेड करोगे तभी उसके ओनर कहलाओगे, अदरवाइज़ नहीं कहलाओगे। तो ये है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट है अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग को हम गारंटी के हिसाब से भी समझ सकते हैं। सो व्हेन एनी कंपनी इशू शेयर्स ऑफ डिबेंचर फॉर कलेक्टिंग कैपिटल, इट मे नॉट बी श्योर दैट पब्लिक will subscribe for the entire issue. In order to ensure that the entire issue is sold out, the company can get its shares and debentures sold through some underwriting. So underwriting is an agreement between the company issuing shares and financial agency known as underwriting. अब देखो, कुछ कंपनी नई खुली है, उसको ये डाउट है कि उसके पूरे शेयर सब्सक्राइब नहीं होंगे, तो वो क्या करती है, ऐसे किसी एजेंसी को देती है जो कि उसे पूरी गारंटी देता है कि इतने में से वो 90% शेयर्स के सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये एक गारंटी बेस है। उसके बाद है डीमेट सर्विस। Dematerialization or demat of security has been started in recent year to overcome the difficulties in handling the shares and debenture certificate is tangible. तो जो पेपर वर्क होता है, ये क्या होता है, डिपॉजिटरी एजेंसी काम करती है इस पर, कि जो भी होल्डिंग सिक्योरिटीज़ होती है वो ये एजेंसी लेकर काम करती है, जिसे कि डीमेट सर्विसेज कहते हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार टू इशू। दे आर सच फर्म विच हैंडल्स शेयर्स एप्लीकेशंस। कुछ फर्म्स ऐसी होती है जो हैंडल करती है शेयर्स के एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें, वो प्रॉपर वर्क रिकॉर्ड, वो सारा काम पर्टिकुलर करती है, जो हमें सर्विस देती है, उसके बदले वो अपना लेती है। मर्चेंट ब्रोकर और लीड मैनेज स्पॉन्सर न्यू कैपिटल इशू। किसी भी कंपनी को नई कैपिटल चाहिए तो ये स्पॉन्सर की तरह पे काम करते हैं, जिसे हम मर्चेंट बैंकर कहते हैं।
नेक्स्ट है मैनेजिंग ब्रोकर। तो किसी कंपनी की जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, शेयर से रिलेटेड, अलॉटमेंट, सब्सक्रिप्शन, इन सारी चीज़ों से लेकर वो सारी कंपनी का वो पर्टिकुलर काम करता है, जो क्या है, जिसके पास स्पेशलाइजेशन सर्विस है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज लेती है। तो ये मैनेजिंग ब्रोकर की तरह काम करता है। उसी तरह फैक्टरिंग इज़ द फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच द फैक्टर undertaking to collect the client debit and provide finance the basis account and receivable। उसके बाद है क्रेडिट रेटिंग। सो देर आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कुछ एजेंसीज होती हैं जो कि अपनी क्रेडिट बेस पर देती हैं। क्रेडिट रेटिंग कंपनी कमिंग आउट द डिबेंचर एंड बॉन्ड इशू, ये बॉन्ड इशू करती है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट। तो कंपल्सरी credit rating is compulsory for new issue of debenture and it is to be quoted in the prospectus and एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर। ये क्या करते हैं, डिवेंचर और शेयर्स को इशू करते हैं, जिसके लिए वो प्रॉस्पेक्टस और एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज क्या है, उसके साथ फाइनेंशियल सर्विस। तो जितनी भी अभी हमने 11 सर्विसेज पढ़ी है वो फाइनेंशियली सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। आफ्टर फाइनेंशियल सर्विसेज द नेक्स्ट टॉपिक इज बैंकिंग। सो बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग सर्विस इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सर्विस इन ऑर्गेनाइजेशन की। बैंकिंग की जो सर्विस इन प्रेजेंट एरा में है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट सिक्योर्स अ लीडिंग पोजीशन इन मॉडर्न एरा। मॉडर्न कमर्शियल एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट बैंकिंग सर्विस। तो आज के मॉडर्न एरा में हम ट्रेडिंग को विदाउट बैंक इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी सर्विसेज जिससे कि हमारा काम बहुत आसान और जल्दी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बैंक। नाउ देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ बैंक। सो बैंक इज़ अ बिजनेस ऑफ कैपिटल और इट्स राइट वर्ड मनी। नाउ द टाइप्स, फिर यहाँ पे कई सारे टाइप्स दिए हुए हैं बैंक्स के जो हम पढ़ेंगे। मतलब इसके नाम से ही पर्टिकुलर बैंक्स का पर्टिकुलर काम होता है, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होती है, बैंक हु फैसिलिटीज़ प्रॉपर इकोनॉमिक मैनेजमेंट फॉर अ बिजनेस बिजनेस एंड प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन आर कॉल्ड कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होती है, जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का काम करती है, बिजनेस को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस तरह के कौन से बैंक होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, विजया बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद है इंडस्ट्रियल बैंक इसको इकोनॉमिक हेल्प करती है इंडस्ट्रीज़ को, और ये क्या करती है, लॉन्ग टर्म those bank which provides economic assistance to industries in the form of long term loans are called industrial bank। Industrial Financial Corporation India जैसे IFCI and IDBI ये इंडस्ट्रियल बैंक है। नाउ एग्रीकल्चर बैंक क्या है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियली हेल्प करती हैं। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड एग्रीकल्चर ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Next, which is fourth, foreign exchange bank। So the main function of these bank is the manage fund to foreign exchange। foreign trade के लिए जो मनी एक्सचेंज करने का काम होता है ये फॉरेन एक्सचेंज बैंक करती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक क्या है, एवरी कंट्री हैज़ वन सेंट्रल और एपेक्स बैंक। हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है और एपेक्स बैंक, जिसको हम एपेक्स बैंक भी कहते हैं। इन इंडिया, तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, RBI। इट वॉज फाउंडेड बाय मर्चिंग दीज प्रेसिडेंट्स बैंक। इसके जो है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में मेन ब्रांचेस हैं और ये 1932 को इस्टेब्लिश हुआ था। और नेशनलाइज कब हुआ था, देखो यहाँ पे दो तरह की बातें, सेंट्रल बैंक, RBI से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो यहाँ पे ये इस्टेब्लिश हुआ था 1934 में और ये नेशनलाइज कब हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1949। इट्स हेड ऑफिस इज़ इन मुंबई। इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ पे, मुंबई में, और इसकी जो ब्रांचेस है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में भी सिचुएटेड है। सो RBI बैंक, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI का फुल फॉर्म क्या है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक। तो ये जो RBI है वो बाकी सारे बैंकर्स का बैंक कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, RBI 1934 में इस्टेब्लिश हुआ था, नेशनलाइज 1949 में हुआ था
एंड इसका जो मेन हेड ऑफिस है दैट इज़ इन मुंबई। इसका जो मेन ब्रांचेस हैं वो कहाँ कहाँ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। रिज़र्व आरबीआई को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है, जो कि बैंकर्स बैंक है। इट मेन वर्क्स टू इशू करेंसी नोट्स। जो भी करेंसी इशू होती है वो कहाँ से होती है, रेगुलेट कहाँ से होता है, इकोनॉमी का फ्लो आरबीआई से होता है। और जो बाकी सारे बैंकों के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ बनाई जाती है वो आरबीआई के थ्रू ही बनाई जाती है। दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल बैंक। मूविंग अहेड द नेक्स्ट बैंक विच इज़ रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल क्या, जो कि रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंशियली हेल्प करती है, दैट इज़ कॉल्ड रीजनल रूरल बैंक। नेक्स्ट है इंडिजियस बैंक। इन इंडिया दे आर एड्रेस बाय द वेरियस नेम। इंडिया में इसको बैंकर्स में नहीं माना गया है, इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे महाजन, मनी लेंडर। जैसे क्या होता है कि पहले क्या होता था, जब बैंक डेवलप नहीं थे हमारी कंट्री में, तो जो महाजन साहूकार लोग होते थे वो लोगों को पैसे देते थे और उसके बदले क्या करते थे, विद द इंटरेस्ट अमाउंट, एक्स्ट्रा पैसे के साथ वो अपना पैसा वापस लेते थे। सो द नेक्स्ट इज एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म है द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट एक्सिम। ठीक है, सो फुल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक को शॉर्ट फॉर्म में एक्सिम बैंक कहते हैं। दिस बैंक वॉज फाउंडेड इन जनवरी 1982 एंड इट हेड ऑफिस इज़ लोकेटेड एट मुंबई। इसका जो मेन ऑफिस है वो भी मुंबई में ही है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस होता है उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियली, वो मैनेजमेंट का काम ये करता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ नाबार्ड। इट इज़ फुल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड विच इज़ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। The National Bank for Agriculture and Rural Development is full form of NABARD. This bank start functioning as apex banks for agriculture and rural. ये apex bank किस तरह का function काम कर रही है, for the agriculture and rural activity, और ये कब से कर रही है, 15 जुलाई 1982. NABARD provides long-term loan, medium-term loan and advance to a state cooperative bank, regional rural bank, land development bank and financial industries etc. नेक्स्ट इज़ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शन होते हैं, जो हमने टाइप्स ऑफ बैंक के फर्स्ट बैंक पढ़ा था विच इज़ कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक का क्या काम होता है, तो यहाँ पे कई सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है रिसीविंग डिपॉजिट। अब जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसमें कई सारे अकाउंट्स होते हैं, उस अकाउंट में अलग अलग तरह से रिसीव डिपॉजिट किया जाता है, लाइक करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, होम सेव, रिक्रूरिंग डिपॉजिट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एडवांसिंग लोन। क्या करती है, ये हमें एडवांस में पैसे देती है, लाइक लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, एडवांस, डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल, जो हमने पढ़ा है डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल। एजेंसी फंक्शन, इसके अलावा ये क्या क्या काम करती है, चेक्स बिल को कलेक्ट करती है, चेक और बिल का पे ऑफ करती है, रेंट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम कस्टमर के बिहाफ में देती है, सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करती है, और भी कई सारी चीज़। मिसलेनियस फंक्शन में क्या है, प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटीज़ देती है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करती है, ट्रेवल्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट का काम करती है। नेक्स्ट है फाइनेंशिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड्स होते हैं उसके लिए भी फाइनेंशियली हेल्प करती है। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट क्या करती है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दीज बैंक्स और एल्स द बैंकिंग पर्पस विल नॉट बी फुलफिल्ड। दीज बैंक्स नॉमिनल परसेंट ऑफ द टोटल डिपॉजिट रिसीव एज कैश रिजर्व एंड द मेजर प्रपोर्शन इज लेंट आउट टू ट्रेडर। हेल्पफुल इन एमरजेंसी, एमरजेंसी में ये लोन प्रोवाइड करती है। असिस्टेंस टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो ट्रेड इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस जो अपना ट्रेड करते हैं उसके लिए असिस्टेंस करती है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करती है। ई बैंकिंग मतलब नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रॉनिक फंड, एटीएम, टेली बैंकिंग जैसे मोबाइल बैंकिंग, ये सारी सर्विसेज भी हमें कमर्शियल बैंक के थ्रू प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब हम बैंक की बात कर रहे हैं तो हम एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक, बैंक की एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट है सेविंग हैबिट्स। हमको क्या कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है हम अपना मनी बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो इससे क्या है हमारा सेविंग हैबिट्स इंक्रीज़ होता है क्योंकि हमारा कैपिटल क्रिएशन होता है।
नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूएबल एसेट्स, क्योंकि ये लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जिससे कि हम अपने वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ एसेट्स को सेफ्टी रखते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट मिलता है तो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। हमारा फंड एक से दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्पफुल होता है। फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रेवलर चेक होता है। फैसिलिटीज़ ऑफ पेमेंट, हमारे पेमेंट चेक ड्राफ्ट ये सब का पेमेंट के लिए हेल्पफुल होता है बैंक। फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल होता है। एक्सटर्नल इंटरनल फैसिलिटीज़ रिसीव। फैसिलिटीज़ ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। एडवांटेज टू गवर्नमेंट, बैंक फंक्शन लाइक ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। इश्यूज ऑफ करेंसी नोट, क्रेडिट कंट्रोल, एक्यूमुलेशन ऑफ लोन, ये बैंक के बिहाफ में ये सारा काम गवर्नमेंट के बिहाफ में ये सारा काम बैंक करती है। ठीक है। हेल्पफुल इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए भी हेल्पफुल होती है। मनी करेंसी के सेविंग के लिए, मोरल बेनिफिट्स को इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा भी तो अब बैंकिंग सर्विसेज के बाद हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस आपने कई बार सुना होगा, चैप्टर 1 से ही सुना होगा, तो कई लोगों को इंश्योरेंस क्या होता है ये अच्छे से नहीं पता है। अब क्या है इंश्योरेंस? ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हमारी लाइफ अनसर्टेन है एंड रिस्क से भरी हुई है। कैसे? हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, हम मर भी सकते हैं। तो दिस ऑल दीज थिंग्स आर अनसर्टेन। कब कैसे कहाँ हो जाए ये हमें नहीं पता। डेथ, एक्सीडेंट और नेचुरल डिज़ास्टर ये कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, राइट। तो ह्यूमन आर अनेबल टू स्टॉप सच पेनफुल इंसिडेंट बट द इंटेंसिटी ऑफ सैरो ऑफ सच पेनफुल, तो इन सारी चीज़ों को क्या कोई भी ह्यूमन उसको कंट्रोल पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है। बट हम क्या कर सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियली रिड्यूस कर सकते हैं। सो लॉस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी कंपनसेट बट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, हम अपनी लाइफ को तो कंपनसेट नहीं कर सकते हैं बट हम अपनी प्रॉपर्टी को कर सकते हैं कुछ तरीक़ों से, जैसे कि हम इंश्योरेंस की बात करते हैं। सो इंश्योरेंस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी इंश्योरर और विच ऑल्सो कॉल इंश्योरेंस कंपनी अग्री टू कंपनसेट एज अग्रीड सम मनी टू अनदर पार्टी। तो इंश्योरेंस क्या होता है? देयर इज़ ए टू पार्टी जिसके इंश्योरर बोलते हैं, जो कि इंश्योरेंस कंपनी होती है, और अदर पार्टी सम अदर पर्सन जो इंश्योर्ड कराता है, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी चीज़ों को इंश्योर्ड कराता है। इसके बदले में वो कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम भरता रहता है। ठीक है। अब वो मिसहैपनिंग होने के बाद, वो चीज़ होने के बाद हमको क्या कंपनसेशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से। जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का हमने इंश्योरेंस कराया है, आग लग जाने से अगर हमारी प्रॉपर्टी को हार्म होता है उसका हमने इंश्योरेंस कराया। अब कभी फ्यूचर में अगर आग लग जाती है तो उसका क्या है, कंपनसेशन जो भी पैसे हैं वो हमें इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मिलेगा। तो ये क्या है, जो रिस्क है इसको हम इंश्योरेंस के थ्रू कम कर पाते हैं। इंश्योरेंस में 2 पार्टी होती है। इंश्योरेंस कंपनी को हम इंश्योरर कहते हैं और जो अनदर पार्टी होती है वो क्या होती है, इंश्योर्ड होती है। दैट इज़ इंश्योर्ड एंड ये इंश्योरर है। इंश्योरर कंपनी को हम इंश्योरर बोलते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का नेचर क्या होता है? तो क्या करता है, इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। रिस्क इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में रिस्क होता है। दिस रिस्क कैन बी रिलेटेड टू पर्सन और थिंग। द क्वांटम ऑफ रिस्क मस्ट बी सफिशिएंट इनफ दैट द लाइफ और थिंग कैन नॉट बी इंश्योर्ड। देयर मस्ट एग्जिस्ट 2 पार्टीज। यहाँ पे 2 पार्टी होना ज़रूरी है, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। सम इंश्योर मस्ट बी डिफिनिट अमाउंट, कुछ जो अमाउंट हमें भरना पड़ता है वो पहले से डिफाइंड होती है। द प्रीमियम अमाउंट एंड मोड ऑफ पेमेंट, किस तरह प्रीमियम अमाउंट कितना होगा और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ऑल दीज थिंग्स आर प्री डिटरमाइंड, पहले से ये रहती है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। नाउ वी कम टू द काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस, मतलब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं? सो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस दिया है, फायर इंश्योरेंस दिया है, मार्जिन इंश्योरेंस दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया है। कुछ इंश्योरेंस के नाम से ही आपको इस इंश्योरेंस का मतलब समझ में आ रहा होगा और कुछ में आप कंफ्यूज होंगे। तो हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। सो द मैक्सिमम बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस इज थ्रू life insurance. Under life insurance, a person insures for a particular time period and definite amount के साथ या particular time में अपने life insurance कराता है for insuring life a particular amount, जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं।
इज़ टू बी गिवन फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। एक प्रीमियम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को हम हमेशा देते रहते हैं, ईद वो इंस्टॉलमेंट में हो सकता है या फिर लमसम विच इज़ रिफंडेड टू द लाइफ इंश्योर्स। अब ये कंप्लीशन हो जाता है तो जो टाइम पूरा हो जाता है, अब डिपेंड करता है ये टाइम पूरा होने पे था या फिर डेथ ऑफ लाइफ था, उस बेसिस पे हमें कंपनसेशन मिलता है। फायर इंश्योरेंस, जब किसी अब सिक्योरिटी अगेंस्ट हम रिस्क से बचने के लिए फायर इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका कंपनसेशन हमें, अगर फायर से कोई लॉस होता है तो उसका कंपनसेशन हमें मिलता है। मार्जिन इंश्योरेंस, अब दिस इंश्योरेंस इज़ रिलेटेड टू द कॉमर्शियल शिप। कॉमर्शियल शिप्स होती हैं जहाँ पे हम अपना सामान किसी दूसरी कंट्री में भेज रहे होते हैं, ये क्या होती है, इंटरनेशनल ट्रेड में होता है। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो लार्ज अमाउंट पे होता है, काफ़ी ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट लगा होता है। तो अब सपोज़ हो सकता है कि जहाज़ में रखा सामान को नुकसान पहुँचे या जहाज़ ही डूब जाए। तो यहाँ पे दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, या तो जहाज़ का और जहाज़ में डूबे सामान का। तो दोनों में से जिसका भी हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है उसका हमें कंपनसेशन मिलेगा। अगर हमने जहाज़ में रखे स्टॉक का कराया है, लोडिंग का कराया है, तो हमको उसका मिलेगा, अगर उसका लॉस होता है तो जहाज़ का कराया था उसका। नाउ द नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में हेल्थ रिलेटेड इंश्योरेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, अंडर विच द फर्म्स प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट सडन डेथ। आपका सडनली डेथ या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए आप जो प्रीमियम भरते हो दैट इज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऑफ इनकम, दो तरह से सिक्योरिटी होती है। अगर आप सपोज़ आपका इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया कि आप अपनी अर्निंग नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या करेगी, ये इंश्योरेंस आपकी इनकम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और नेक्स्ट है रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जब हमने हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो ये भरती है। तो यहाँ पे थे 4 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर एंड लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद बेसिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस दिया है, एंड देन री इंश्योरेंस। अब री इंश्योरेंस क्या होता है, आपने इंश्योरेंस तो पढ़ लिया, री इंश्योरेंस क्या है। तो री इंश्योरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। री इंश्योरेंस मतलब आप समझते होंगे कि इंश्योरेंस को फिर से कराना, दैट इज़ कॉल्ड री इंश्योरेंस, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। सो एवरी इंश्योरेंस कंपनी ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट सो दैट विद द इंक्रीज इन बिजनेस, हर एक इंश्योरेंस कंपनी क्या चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस कराए, क्योंकि हम प्रीमियम भरते हैं जिससे कि उस इंश्योरेंस कंपनी के पास अमाउंट आता है जिससे कि उनको प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब द इनकम ऑफ कंपनी शुड ऑल्सो इंक्रीज समटाइम ड्यू टू स्पेशल टाइप ऑफ इंश्योरेंस। कुछ इंश्योरेंस से उस इंश्योरेंस कंपनी की इनकम काफ़ी ज़्यादा हाई इंक्रीज़ होती है। द रिस्क ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इंक्रीजेज एंड बियरिंग कैपेसिटी बिकम अनलिमिटेड। अब क्या होता है, बहुत सारे हम इंश्योरेंस करा रहे हैं तो इनकी जो रिस्क, इंश्योरेंस कंपनी पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ती जाती है और धीरे धीरे ये अनलिमिटेड होती जाती है। तो क्या होता है, सपोज़ इंश्योरेंस क्या होता है, अब हमने क्या किया, किसी कंपनी में जाकर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का हमने इंश्योरेंस करा लिया। ठीक है, सो द इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट रिजेक्टिंग द प्रपोजल। जब ऐसा होता है, किसी इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा रिस्क हो रहा है तो वो अपने ये प्रपोजल को रिजेक्ट करती रहती है। देन द बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी के नॉट ग्रोथ। अगर हर बार वो ऐसा रिजेक्ट करती रहेगी तो उसका ग्रोथ नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे, है ना। तो री इंश्योरेंस के केस में क्या किया जाता है, मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कंपनी से करा लिया। अब उसने कर तो दिया लेकिन उसको डर है, इंश्योरेंस कंपनी को डर है कि वो इतना रिस्क बियर नहीं कर पाएगी, इतना कंपनसेशन नहीं दे पाएगी। तो जो ये इंश्योरेंस कंपनी है वो इसका कुछ परसेंटेज, कुछ अमाउंट का इंश्योरेंस किसी अगली इंश्योरेंस कंपनी से कराती है। ठीक है, हमको उस कंपनी से मतलब है जिससे हमने कराया है, लेकिन वो प्रॉपर्टी, हमारी कुछ प्रॉपर्टी के हिस्से का री इंश्योरेंस किसी अदर कंपनी से कराती है, दैट इज़ कॉल्ड री इंश्योरेंस। मतलब उसने इंश्योरेंस कंपनी ने किसी अदर इंश्योरेंस कंपनी से कराया, दैट इज़ री इंश्योरेंस। तो यहाँ पे इंश्योरर जो होते हैं वो 2 होते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी 2 होती है और इंश्योर्ड एक ही होता है। ठीक है, व्हाट इज़ री इंश्योरेंस।
सो री इंश्योरेंस इज़ अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस, मतलब किसी भी इंश्योरेंस का इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो हमें रिस्क को, मैक्सिमम रिस्क को अनबियरेबल रिस्क को बियर करने के लिए हेल्पफुल होती है। उसके बाद है इंश्योरेंस और अश्योरेंस क्या होता है। सो द टू टर्म्स इंश्योरेंस और अश्योरेंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड कैरिंग ए डिफरेंट मीनिंग। अकॉर्डिंग टू लर्नर स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड, लाइफ इंश्योरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में फ़र्क बताया है। तो यहाँ पे जो स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड है उन्होंने बताया है कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो बाकी सारे इंश्योरेंस से डिफरेंट होता है, क्योंकि द टाइम ऑफ पॉलिसी विल एक्सपायर फॉर श्योर एंड डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर इज ऑल्सो सर्टन फ्रॉम द अबव मेंशन टू इवेंट्स विच एवर इवेंट टेक प्लेस फर्स्ट, इंश्योरेंस अमाउंट विल बी पेड सर्टनली। तो यहाँ पे देखो लाइफ इंश्योरेंस क्या किया, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया कि डेथ इंश्योरेंस, ज़रूरी नहीं है कि आग लग रही है या नहीं लग रही है, लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है, लेकिन जो डेथ है वो कभी ना कभी होनी है। तो यहाँ पे क्या है, आपको इंश्योरेंस कंपनी को पेड करना ही पड़ेगा, दैट इज़ सर्टेन। इन लाइफ इंश्योरेंस फुल एश्योरेंस ऑफ पेड ऑफ सम अश्योर्ड इन गिवन। तो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे फुल अश्योरेंस होता है फॉर द कंपनसेशन, क्योंकि आप डेथ कभी ना कभी होनी है। बाकी जो इंश्योरेंस होते हैं दैट इज़ ऑप्शनल और अनसर्टेन, जैसे चोरी हो गई, आग लग गई, तो ये सारी चीज़ें नहीं भी हो सकती है, लेकिन डेथ होनी ही है, एक ना एक दिन होनी है। तो इस तरह के इंश्योरेंस को हम अश्योरेंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस। जो बिज़नेस होता है उसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं। बिज़नेस सिक्योरिटी, सबसे पहले हमारा जो बिज़नेस रिस्क होता है, जो रिस्क को प्रोटेक्शन मिलता है वो इंश्योरेंस से मिलता है, मतलब हमारे बिज़नेस को अल्टीमेटली सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है। एक तरह से फैसिलिटी लोन, जिस तरह से अगर हमने अपने बिज़नेस का इंश्योरेंस करा के रखा है तो उसकी गुडविल कह सकते हैं बढ़ती है। तो हमें क्या मिलता है, इस तरह के केस में लोन फैसिलिटीज़ मिल जाती है, क्योंकि जो फाइनेंशियली लोन देने वाली होती है उन्हें पता होता है कि अगर कुछ नुकसान होगा तो कंपनसेशन मिल ही जाने वाला है, इसलिए लोन देना भी आसान हो जाता है। कंपलसरी सेविंग, ये एक तरह से सेविंग है, अगर हम आज प्रीमियम भर रहे हैं, कल को हमको नुकसान होता है तो हमें उसका कंपनसेशन मिल जाएगा, तो ये क्या है, एक तरह से सेविंग का काम है। एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, एक तरह से सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट हमको दोनों मिलती है विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। इंक्रीजिंग इन गुडविल, जो मैंने आपको बताया कि हमारे फर्म में जो भी प्रॉपर्टी है वो इंश्योरेंस है, तो जिससे हमें लोन फैसिलिटीज़ मिलती है। इस तरह से क्या होता है, हमारी गुडविल इंक्रीज़ होती है और साथ ही साथ हमें काम करने की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है। नाउ द सोशल एडवांटेज, सोशल इंश्योरेंस प्लान्स, डिवीज़न ऑफ रिस्क हो जाता है, मतलब हमारा जो भी रिस्क है वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ डिवाइड हो जाता है। सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन, सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। नाउ द पर्सनल फैमिली बेनिफिट्स, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। ओल्ड एज के लोगों को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अगर वो बीमार हो गए तो उन्हें मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेगा। हेल्पफुल लोन लेने में छूट मिलती है। साथ ही साथ जब हम टैक्स का पेमेंट करते हैं, अगर हमने इंश्योरेंस कराया है तो हमें टैक्स में भी छूट मिलती है। इनलार्जमेंट ऑफ सेविंग को बढ़ावा मिलता है। रिटर्न की गारंटी हमें मिलती है। तो यहाँ पे हमने बैंकिंग और इंश्योरेंस और बिजनेस सर्विस पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग और पोस्टल सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे।